हाय, इसमें हमको ट्रांजिस्टर ख़त्म करना है यार, इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग भी चाहिए इसको समझने के लिए, क्योंकि इसमें वैरायटी ऑफ फार्मूलाज और बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्या बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट लगते हैं। ट्रांजिस्टर की बात करेंगे हम, ट्रांजिस्टर से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ेंगे, छोटी बड़ी, उसके यूज़ पढ़ेंगे, उसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे। अब ट्रांजिस्टर में देखो होता क्या है, तो सबसे पहले तो ट्रांजिस्टर करता क्या है, तो ट्रांजिस्टर स्मॉल रेजिस्टेंस जो लो टाइप के रेजिस्टेंस हैं उससे सिग्नल को पहुंचाता है हाई लेवल के रेजिस्टेंस पे। ट्रांजिस्टर इसकी जो मैकेनिज्म है वो यही है। सबसे पहले तो इसमें 3 टर्मिनल वाला होता है, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। कैसे होते हैं उसकी बात करेंगे। सेकेंड, ये काम कैसे करता है, तो ये लो रेजिस्टेंस से सिग्नल को कहाँ पास आउट करता है, हाई रेजिस्टेंस पे, हाई रेजिस्टेंस पर पास आउट करता है। किसको करता है पास आउट, तो सिग्नल को पहुंचाता है लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस पे। ठीक है, अब इसमें अपन क्या करते हैं मेनली ऐसा समझ लो, हमने पीएन जंक्शन पढ़े थे, पीएन डायोड भी पढ़े थे, तो 2 सेम टाइप के वो उठाओ क्या अपने पास सेमीकंडक्टर, जिसे पी के बीच में एन रख दो, तो वो 2 सेम टाइप के हैं और बीच में अपन ने एन रख दिए, मतलब पॉजिटिव 2 पॉजिटिव के बीच में 1 नेगेटिव या 2 नेगेटिव के बीच में 1 पॉजिटिव, इस तरीके से बनाया जाता है। मतलब इसके अंदर 3 लेयर होती हैं, 3 लेयर होता है ना। अब ये 3 लेयर होता है, तो जो बीच वाली लेयर होती है इसमें वो बहुत ही पतली लेते हैं, थिन लेते हैं। यहाँ पे ट्रांजिस्टर हमारे पास 2 टाइप के मिलते हैं, 2 टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं। एक होता है क्या, अगर 2 पी ले रहे हो तो उसको बोलेंगे पी ट्रांजिस्टर, मतलब 2 पॉजिटिव के बीच में 1 नेगेटिव, और 2 अगर एन बोल रहे हो तो यहाँ पे 2 नेगेटिव के बीच में 1 पॉजिटिव। यही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, इससे अलावा कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो ये 2 टाइप का हमारे पास मिलता है क्या, ट्रांजिस्टर, एक PNP और एक है हमारे पास NPN ट्रांजिस्टर। इसके अपन देखते हैं कि डायग्राम कैसे बनता है। तो डायग्राम हमारे पास ये पूरी लेयर है, इसमें हमने बीच में क्या कर दिए हैं, पतली सी लेयर रख दी है किसकी, N की। तो ये हमारे पास 2 P हैं, बीच में आ गया N। इस तरीके से 3 टर्मिनल इसके बना दो। ऐसे कैसा इसका भी होगा, ये हमारे पास एक बॉक्स है बीच में, अब यहाँ पे आ जाएगा क्या, P वाला। P मतलब पॉजिटिव में होते हैं होल और नेगेटिव में होते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन। तो ये एक NPN है और एक PNP है, 2 टाइप के ट्रांजिस्टर मिलते हैं। इसमें 3 टर्मिनल मिलते हैं अपने को, जैसे कि यहाँ पे ये जो स्टार्टिंग वाला है इसको बोला जाता है क्या, एमिटर, उत्सर्जक, बीच में बेस बनता है और एक मिलता है कलेक्टर। वैसा का वैसा इधर भी एमिटर, फिर यहाँ पे बेस और यहाँ पे क्या मिलता है, कलेक्टर मिलता है। 3 अपने को इसके अंदर क्या मिलते हैं, इसके भाग मिलते हैं जो कि मेन फंक्शन करते हैं। किस तरीके से रहते हैं, इस तरीके से एमीटर, फिर आ जाता है बेस और फिर आ जाता है क्या, कलेक्टर। ठीक है, अब इनकी खास बात क्या है, एमीटर, बेस और कलेक्टर की। तो कलेक्टर का काम क्या है, कलेक्ट करना है ना, संग्राहक हिंदी में बोलते हैं इसको, आधार बोलते हैं इसको, उत्सर्जक बोलते हैं। उत्सर्जक इलेक्ट्रॉन या होल प्रोड्यूस करेगा, बेस उसको संभाले रखेगा कि पूरा इसमें ना जाए, मतलब डिफ्यूज ना हो जाए, इसको कंट्रोल की तरह भी यूज़ करते हैं। कलेक्टर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन और होल को कलेक्ट कर लेगा, बस इस तरीके से होगा। इनकी खास बात क्या है, तो ये होता है हाई डोपिंग, इसको बहुत ज़्यादा हेवी डोपिंग की जाती है। इसको मीडियम डोपिंग इसकी की जाती है, इसकी मीडियम, इसकी हाई, इसकी क्या करेंगे सबसे न्यूनतम, मिनिमम डोपिंग, है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनकी खास बात पूछ ली भी जा सकती है, मैच द कॉलम में पूछ लिया जाए कभी तो, मिनिमम डोपिंग। फिर सेकेंड बात है, इसका जो साइज रखा जाता है वो मीडियम रखा जाता है, मीडियम साइज। और जो कलेक्टर है उसका साइज रखा जाता है मैक्सिमम साइज, मतलब सबसे बड़ा होता है ये, मैक्सिमम साइज। और ये जो आएगा इसका तो साइज क्या होगा, सबसे लो होगा, मिनिमम साइज। साइज मिनिमम, डोपिंग मिनिमम, और इसकी हाई डोपिंग है, मीडियम डोपिंग है, इसकी मीडियम डोपिंग और मैक्सिमम साइज। मतलब जिसकी डोपिंग मैक्सिमम है उसका साइज मिनिमम है, जिसका साइज मैक्सिमम है उसकी डोपिंग मिनिमम है। बेस की दोनों चीज़ें मिनिमम है, ऐसे याद रख लेना। तो ये पूरा का पूरा इसका बेस हुआ कि 3 टर्मिनल वाला है, लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस पे ये सिग्नल
पहुंचाता है। उसके बाद इसकी 3 लेयर होती है, एक पतली सी लेयर बीच में डाल दी जाती है, 2 सेम टाइप के हम सेमीकंडक्टर ले लेते हैं, बीच में एक डिफरेंट टाइप का सेमीकंडक्टर डाल देते हैं। पीएनपी और एनपीएन 2 टाइप के हो जाएंगे। पीएनपी पढ़ोगे तो पी एन में बीच में नेगेटिव आएगा, दोनों साइड पॉजिटिव आएगा। इसका एमीटर, बेस और कलेक्टर हमेशा ये 3 टर्मिनल ऐसे ही बनते हैं, जो स्टार्टिंग है वो एमीटर ही होगा, एंड होगा कलेक्टर पे। मतलब इतना तो समझ में आ रहा है कि सिग्नल कहाँ से स्टार्ट होंगे, तो सिग्नल स्टार्ट होंगे एमीटर से। कलेक्टर क्या करेगा, उस सिग्नल को कलेक्ट कर लेगा। इसका साइज क्या रख रहे हैं अपन, बहुत बड़ा, इस तरीके से इसका साइज रखे हैं मीडियम, और इसका जो बीच में है एक लेयर होगी इस तरीके से। यही है हमारे पास मीडियम साइज एमीटर, कलेक्टर क्या है मैक्सिमम साइज, ये है क्या मिनिमम साइज। अब इसकी डोपिंग क्या होती है, तो इसकी डोपिंग मीडियम टाइप की करते हैं, इसकी डोपिंग हैवी करते हैं, मतलब हैवी डोपिंग, और ये मीडियम डोपिंग। और ये बेचारे की तो मिनिमम डोपिंग उतनी ज़्यादा करते नहीं है, बस दोनों के बीच में ही कनेक्शन होगा, बेस दोनों को मिलाने का काम कर रहा है, कंट्रोलर के तौर पर अपन बोल सकते हैं। पहले इसकी कार्यप्रणाली समझेंगे, मैकेनिज्म समझेंगे कि एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर काम कैसे करते हैं। कार्यप्रणाली पढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक और समझना पड़ेगा। हमारे पास 2 हैं, एक है पीएनपी और एक है एनपीएन, तो इसमें जंक्शन भी होते हैं, वो जंक्शन के बारे में समझना पड़ेगा। अगर इसको अपन शॉर्ट में, अपन इतना बड़ा बॉक्स तो बनाएंगे नहीं, बीच में लेयर तो बनाएंगे नहीं, तो इसलिए अपन क्या करते हैं, गोला बनाते हैं, सीधी लाइन नीचे आएगी, यहाँ पे एक सीधी लाइन, इससे इस तरीके से 2 कनेक्शन कर देते हैं। एक बाहर टर्मिनल निकलेगा, इधर एक टर्मिनल निकलेगा और एक टर्मिनल नीचे निकलेगा, इस तरीके से इसको बोला जाता है पीएनपी। तो पीएनपी है तो लिखना भी वही है, ये टर्मिनल स्टार्ट हुआ पी, ये वाले टर्मिनल को हम बोल रहे हैं एन, और इसको बोल रहे हैं क्या, पी। ये इस साइड होगा एमीटर, इधर होगा बेस और इधर होगा कलेक्टर। तो कभी भी जब भी करंट फ्लो करता है तो करंट फ्लो कहाँ से करता है, पी से एन ही करता है, हमेशा पी से एन करता है। एन से पी में तो वो रिवर्स बायस हो जाता है, इसलिए करंट फ्लो नहीं करता है। तो यहाँ पे इस तरीके से जाएगा, एमीटर से बेस, पी से एन। अगर मैं एनपीएन को बनाऊं तो वही सर्कल बनाना है, दोनों का चिन्ह जो है, साइन है वो सेम है, 3 टर्मिनल इस तरीके से बनाना है। अब ये एनपीएन है तो ये वाला टर्मिनल एन होगा, ये पी होगा और ये होगा क्या, एन। ये एमीटर होगा, ये बेस होगा और ये कलेक्टर होगा। अब यहाँ से P से N की तरफ क्या बहेगा, करंट बहेगा। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा था, P से N की तरफ बह रहा था, मतलब एमीटर से बेस बोले। लेकिन यहाँ NPN में P से N की तरफ क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा करंट फ्लो करता है तो कहाँ से करता है, वो P से N की तरफ ही करता है, कभी भी N से P की तरफ नहीं करता है। ये पहली बात। अब सेकंड, इसके बीच तुम्हें जंक्शन मिलते हैं। जंक्शन कौन कौन से मिलते हैं, तो हमें मिलता है एक जंक्शन यहाँ पे एमीटर और बेस का, और एक सेकंड मिलता है बेस और कलेक्टर के बीच। तो हमारे पास 2 टाइप के जंक्शन मिलते हैं, इनका भी अपने आप में ही यूज़ है, अपन आगे पढ़ेंगे। 2 टाइप के जंक्शन हैं, एक है हमारे पास क्या, जंक्शन ऑफ एमीटर और बेस EB, और एक है हमारे पास जंक्शन ऑफ बेस और कलेक्टर BC। एक है EB और एक BC। तो ये जंक्शन के भी अपने आप में यूज़ हैं, आगे पढ़ेंगे अपन। तो ये बेसिक सा तुम्हें पता होना चाहिए। अब इसकी भी अपन मैकेनिज्म देखेंगे, इसका भी मैकेनिज्म देखेंगे बारी बारी से। पहले वर्किंग समझते हैं किसकी, PNP ट्रांजिस्टर की। देखो क्या होता है इसमें, हमारे पास PNP है तो ये एक बॉक्स मैंने बना लिया, ये P है, ये N है और ये फिर से P है, लिख देते हैं। ये हमारे पास P है, ये N है, थोड़ा ज़्यादा N है, और ये क्या है, वापस से P है। तो PNP हो गया, एमीटर, बेस और कलेक्टर। ये 3 टर्मिनल इस तरीके से निकलेंगे। कैसे निकलेंगे, बना देते हैं। एक यहाँ पे निकलेगा इधर, एक टर्मिनल इधर और एक टर्मिनल इधर। अब ये PNP है तो हमको इस एंड को क्या रखना पड़ेगा, पॉजिटिव साइड पे रखना पड़ेगा, तभी ये क्या होगा, फॉरवर्ड वाइस होगा। तो अब देखो कैसे करेंगे इसको अपन, यहाँ पे एक बैटरी जोड़ दो, एक बैटरी यहाँ पे जोड़ देते हैं, पॉजिटिव साइड इधर, नेगेटिव साइड इधर। इसको बोलेंगे अपन क्या, वोल्टेज ऑफ एमीटर। ठीक है, एक बैटरी हम यहाँ पे भी जोड़ेंगे, उसका भी अपन जो सिरा है पॉजिटिव साइड वो इस साइड ही कर देते हैं। तो ये वाला इस तरीके से, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा बता देते हैं अलग अलग बैटरी के हिसाब से। यहाँ पे आ गया, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ये वाला होगा हमारे पास कलेक्टर वोल्टेज, कलेक्टर साइड का वोल्टेज। ये है हमारे पास एमीटर साइड का वोल्टेज। अब क्या होता है, जब अपन ऐसा करते हैं तो हमारे पास ज़्यादा मात्रा में क्या है, P वाला है ना, P टाइप का सेमीकंडक्टर है, तो इसमें बहुत सारे क्या होंगे, होल ही होल होंगे। N टाइप का होता है तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब अब यहाँ पे होल होंगे, और होल क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव इस तरीके से होते हैं, और पॉजिटिव हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की डायरेक्शन में ही जाते हैं। मतलब ये इस तरीके से है अपने पास पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो करंट फ्लो कैसे करता है, पॉजिटिव से इस तरीके करता है, और ये पूरा का पूरा घूम के इधर आ जाता है। तो वैसा का वैसा सेम क्या करेंगे, ये होल भी चलने लगते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव करंट रखते हैं, पॉजिटिव चार्ज रखते हैं।
तो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो ये पॉजिटिव की डायरेक्शन में ही फॉलो अप करने लगेंगे। ये हो गया हमारे पास इस तरीके से, ये ऐसे बहने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसके जस्ट अपोजिट जाते, कुछ इलेक्ट्रॉन भी होंगे n के कारण, तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे जो क्या करेंगे, अपोजिट साइड में इधर मूवमेंट करने लगेंगे। ये हो गया अपने पास इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, और होल की मूवमेंट हमारे पास आएगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, और नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं क्या हमारे पास, ये इसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, तो इधर करंट फ्लो करने लगेगा। अब 3 टाइप के करंट बनते हैं अपने पास, कौन कौन से बनेंगे, तो जब एमीटर में करंट जाएगा तो उसको बोलेंगे अपन IE। जब बेस में करंट जाएगा, यहाँ से इधर आएगा और इसमें से थोड़ा सा इधर भी चला जाएगा, थोड़ा इधर चला जाएगा, इधर जाएगा हमारे पास क्या, बेस वाला करंट, और इधर चला जाएगा वापस एमीटर का। यहाँ से जो करंट निकल के आएगा वो कौन सा आएगा हमारे पास, कलेक्टर वाला। ये पूरी इसकी वर्किंग प्रोसेस है। अब यहाँ पे हम इस करंट को जांचने के लिए क्या लगा देते हैं, एक अमीटर लगा देते हैं इस तरीके से मिली एम्पियर में। यहाँ पे जो करंट वो नापेगा, सॉरी यहाँ पे E आएगा ना, तो यहाँ पे IE वाला करंट, और यहाँ के लिए लगा देते हैं IC के लिए। ये हमारे पास 2 टाइप के अमीटर भी लगा दें, ठीक है। इस तरीके से पूरी इसकी वर्किंग प्रोसेस होती है। अब अगर अपन इसको बनाएं, यहाँ से करंट ये थोड़ा इस डायरेक्शन में आएगा, इधर बना दिया था हमने, ये करंट इधर जाएगा, तो दिख रहा है कि यहाँ से एमीटर से करंट फॉलो करके इधर भी जा रहा है, और करंट फॉलो करके सीधे भी जा रहा है। मतलब एक थोड़ा सा बेस में जाएगा, थोड़ा सा कहाँ, बहुत ज़्यादा हद तक कहाँ जाएगा, कलेक्टर में जाएगा। अगर अपन इसको ये पूरा डब्बा ना बनाते हुए अपना साइन बनाए तो कैसे आएगा, ये हमारे पास गोला था, इधर 3 टर्मिनल थे, ये निकल गया, ये निकल गया, एक करंट आ रहा है यहाँ से IE वाला, एक इसमें से गया, और एक करंट निकल गया इधर बेस में, और एक करंट निकल गया इधर कलेक्टर में। अपने पास 3 है, एमीटर है, कलेक्टर है और बेस है। इधर निकल गया, हमने यहाँ पे एमीटर और बेस के बीच में एक वोल्टेज जोड़े हैं VE करके, कलेक्टर एमीटर वाला वोल्टेज पॉजिटिव नेगेटिव, और एक वोल्टेज की बैटरी जोड़े हमने यहाँ पे बेस और कलेक्टर के बीच, इस तरीके से इस डायरेक्शन में। तो ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिव, इसको बोल रहे हैं अपन कलेक्टर वोल्टेज। ये पूरा का पूरा ग्राफ है दोस्त। फिर यहाँ पे आ जाएगा क्या अपने पास, वही एमीटर, जिसमें आ जाएगा क्या IE नापने के लिए, मिली एम्पियर में नापते हैं, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एक एमीटर मिली एम्पियर में। 2 हमारे पास एमीटर लगा देते हैं, 2 वोल्टेज लगा देते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं। मतलब यहाँ से करंट फॉलो करके जा रहा है, कुछ मात्रा में यहाँ पे बेस में निकल रहा है, और कुछ में क्या निकल रहा है, कलेक्टर में। अब होता क्या है, मान लो कि जो IC है वो 100% करंट फॉलो कर रहा है, दे रहा है, तो कुछ मात्रा में जैसे 5% ही जाता है किसमें, बेस में, और 95% किसमें चला जाता है, कलेक्टर में। तो यहाँ पे अपन ऐसा बोल सकते हैं कि IE जो है वो बराबर है किसके, IB प्लस IC के। तो अगर ये 100% है तो ये जो होगा वो लगभग 5% ही होगा, और ये लगभग 95% करंट गेन करेगा। अब इस पूरे PNP ट्रांजिस्टर में कौन करंट फॉलो करवा रहा है, तो होल फॉलो करवा रहे हैं ना, होल ही इसको पूरे करंट को मूवमेंट दे रहे हैं, चार्ज। मतलब जो अगर पूछे कि बहुसंख्या क्या होंगे, तो क्या होंगे, मेन क्या होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन ना होते हुए क्या होंगे, होल होंगे। तो ये हमारे पास है वर्किंग ऑफ PNP ट्रांजिस्टर। अब अगला देखते हैं अपन क्या, NPN ट्रांजिस्टर। ये अच्छे से याद रखना है तुम्हें। अगर इसको तुम डायरेक्ट लगभग IE बराबर तुम IC भी मान रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बेस में तो 5% ही जाता है, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। ये हमारे पास PNP ट्रांजिस्टर है, कोई बहुत बड़ी थ्योरी नहीं है इसके ऊपर, बस इधर से करंट जा रहा है, दोनों तरफ से निकल रहा है। बैटरी कैसे जोड़ना है उस बात का ध्यान रखना। इसमें दोनों टर्मिनल क्या कर रहे हैं अपन, P साइड से जोड़ रहे हैं। अब आगे देखते हैं कि अपन NPN वाला। अब अगला NPN है, तो जैसा PNP था वैसा का वैसा NPN है, बस यहाँ पे जो चार्ज को फॉलो करता है वो कौन करवाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन करवाते हैं। कैसे करवाते हैं, हमें यहाँ पे जो बैटरी हमने पहले लगाए थे उसके जस्ट अपोजिट लगाना है। ये NPN है, पहले PNP था, एमीटर बेस और कलेक्टर है। एक बैटरी लगाएंगे हम इन दोनों के बीच। अब ये P है तो इससे क्या करते हैं अपन, पॉजिटिव वाला एंड जोड़ देते हैं, क्योंकि करंट फॉलो करता है नेगेटिव टू पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ पे नेगेटिव इधर आएगा, और P होना चाहिए हमेशा कहाँ पे, तो होना चाहिए वो पॉजिटिव साइड। एक और बैटरी हम लगाएंगे, इधर पॉजिटिव है, इस वाली को हमने क्या करे, तो दोनों इस साइड पॉजिटिव आए थे, इस बार में क्या करना है, दोनों को पलट देना है। बस इतना सा याद रख लेना है कि वहाँ पे इस हमने P वाले में दोनों पॉजिटिव जोड़े थे। अब ये जो N है इससे दोनों क्या कर देना है, नेगेटिव नेगेटिव जोड़ देना है। ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे जाके इस तरीके से ये हो गया। यहाँ पे हमने 2 मीटर भी लगाए थे, 1 मिली एम्पियर में यहाँ वाली नाप रहा है, और एक क्या कर रहा है,
यहाँ नाप रहा है मिली एम्पियर। अब यहाँ से करंट फॉलो करेगा तो कैसे करेगा, इलेक्ट्रॉन के जरिए करेगा। इसमें क्या होते हैं, एन रीजन में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि नेगेटिव टाइप का ही है ये, नेगेटिव बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, कुछ होल भी होंगे और इसमें भी इलेक्ट्रॉन तो होंगे, कुछ होल भी होंगे यहाँ पे पी रीजन में होंगे ना, पॉजिटिव होते हैं वो, यहाँ पे पी में होंगे। अब इलेक्ट्रॉन हमेशा अपोजिट साइड चलते हैं जिधर से करंट फॉलो करता है, तो यहाँ से करंट इधर आएगा, IC करंट आएगा क्योंकि कलेक्टर में जा रहा है, एक करंट यहाँ से आएगा, इधर से IB जा रहा है, जैसे इधर आ रहा था वैसे दोनों कलेक्ट हो रहे हैं, तो ये इधर से आया, ये इधर से आया, दोनों यहाँ पे मिलके क्या बनाएंगे, IE बनाएंगे, IE कलेक्ट अपने पास करंट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन जो करेंगे वो मूवमेंट इधर साइड करेंगे, क्योंकि जिधर करंट जाता है उसके अपोजिट चलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन, और होल तो चलेंगे उसी डायरेक्शन में इधर, तो होल इधर और इलेक्ट्रॉन सारे इधर, ये चलेगा और ये पूरे इलेक्ट्रॉन इधर फॉलो अप करेंगे, उसके अपोजिट क्या करेगा, करंट फॉलो अप करेगा। अगर अपन इसका एक और डायग्राम बनाए जैसे उसका बनाए थे, अभी इतना पूरा डब्बा थोड़ी बनाते हैं, तो अपन इस तरीके से बना लेंगे। ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे क्या करना है अपने को, इधर हो गया एमीटर, इधर हो गया अपने पास कलेक्टर, इधर हो गया क्या, बेस। अब दिख रहा है कि यहाँ से बेस में से करंट जा रहा है किसमें, एमीटर में, कलेक्टर से तो आ ही रहा है, तो उसका अपन डायरेक्ट नहीं बनाएंगे, यहाँ से इस तरीके से बना देंगे कि दोनों का कलेक्ट होकर कहाँ जा रहा है, एमीटर में। ये अपने पास 3 टर्मिनल निकल गए, 3 टर्मिनल निकले, तो अपन ने यहाँ पे कितनी वोल्टेज लगाए हैं, 2 वोल्टेज लगाए। इसको बोल रहे हैं अपन कलेक्टर वाला वोल्टेज, इसको बोल रहे हैं बेस वाला वोल्टेज, सॉरी एमीटर वाला वोल्टेज, एमीटर साइड है, एमीटर वाला वोल्टेज। यहाँ पे हम एक बैटरी लगाए हैं, उसका जो हमको पॉजिटिव साइड रखना है वो याद रखना है कि इसमें PNP में कैसे रखते हैं और NPN में कैसे रखते हैं। इस साइड में क्या करते हैं, नेगेटिव को दोनों को N से जोड़ना है और PNP वाले में दोनों पॉजिटिव को इस एंड से जोड़ना है, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है और इधर चला जाएगा और ये इधर चली जाएगी और ये करंट कलेक्ट होकर इधर आ जाएगा, इधर अपने पास कलेक्टर, इधर अपने पास बेस और इधर अपने पास एमीटर करंट है। इस तरीके से पूरा वर्किंग प्रोसेस चलेगा। सेम प्रोसेस से वैसा का वैसा ही IE बराबर क्या है, IB प्लस IC, ये वापस से वही होगा, ये कलेक्ट कर देगा कितना 5%, ये देगा कितना 95%, दोनों कलेक्ट होकर IE पर आएंगे कितने 100% इस तरीके से होगा। ये तुम्हें याद रखना है, ये होगा 100% IE, IB और IC, इस तरीके से वर्किंग प्रोसेस चलती है। तो जब मैं NPN बोलूँगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन फॉलो अप करेंगे, PNP बोलते हैं तो उसमें होल फॉलो अप करते हैं। और कैसे करंट फ्लो फॉलो करता है, तो PNP में एमीटर से दोनों में जाता है और NPN में दोनों से कलेक्ट होकर एमीटर में आता है, इस तरीके से। और ये जो कनेक्शन है ये भी ध्यान से रखना है तुम्हें कि ये जो नेगेटिव है NPN में हम इससे जोड़ते हैं दोनों नेगेटिव को, जब PNP होता है तो दोनों पॉजिटिव को हम इस एंड से जोड़ देते हैं। इस तरीके से इनकी वर्किंग प्रोसेस चलता है। कल हमारे पास 3 करंट आते हैं ना, वो तीनों करंट में आगे अपन पढ़ेंगे, करंट गेन वगैरह कैसे निकालते हैं, इनका यूज़ कैसे करते हैं, तो आगे देखते हैं। अब ट्रांजिस्टर को कितने तरीके से यूज़ में लाया जाता है, हमने PNP NPN पढ़ लिए, वो तो उसकी वर्किंग प्रोसेस थी कि वो अगर हम NPN ले रहे हैं तो वो कैसे काम करता है, PNP ले रहे हैं तो वो कैसे काम करता है। ज़्यादा डिफरेंस था नहीं, है ना, बस थोड़ा सा अपोजिट ही हो जाता है, बाकी का सेम ही था। तो अब हम जो ट्रांजिस्टर होते हैं उसको कितने टाइप से यूज़ में ला सकते हैं, उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी होते हैं, इनको हिंदी में अभिलाक्षणिक वक्र वगैरह बोलते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। पूरे सारे नहीं पढ़ने, हमारे सिलेबस में जो है सिर्फ हम वही पढ़ेंगे, बता मैं सब दूंगा। तो हमें यहाँ पे ट्रांजिस्टर को पढ़ना है कि यूज़ कैसे करते हैं उसका। तो ट्रांजिस्टर को हम 3 तरीके से लगा सकते हैं, कैसे कैसे। सबसे पहले कॉमन एमीटर है ना, कॉमन एमीटर मतलब क्या, उभयनिष्ठ उत्सर्जक, हिंदी में उभयनिष्ठ उत्सर्जक कॉमन एमीटर। सेकेंड आएगा हमारे पास कॉमन बेस, इसको बोलते हैं क्या, उभयनिष्ठ आधार ट्रांजिस्टर, पीछे ट्रांजिस्टर भी लगेगा। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है कॉमन कलेक्टर, मतलब उभयनिष्ठ संग्राहक, 3 टाइप से यूज कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा यूज में आता है ये, मोस्ट यूजेबल होता है ये सबसे ज़्यादा, और सबसे कम यूज में आता है क्या, उभयनिष्ठ संग्राहक कॉमन कलेक्टर, लीस्ट यूजेबल। इस तरीके से ये काम करता है। ये मीडियम टाइप में यूज होता है। हमारे सिलेबस में जो है वो है कॉमन एमीटर, इसको हमको पढ़ना है। मैं पूरी टेबल बना के तीनों के बारे में बता दूंगा, लेकिन हमें इसे डिटेल में पढ़ना है। यही हमारे सिलेबस में कैसे कॉमन एमीटर, मतलब हमने ये इस तरीके से गोला बनाए थे। एमीटर हमारा इस साइड आया था, तो क्या करें हम कि दोनों कलेक्टर और बेस के बीच में एमीटर को क्या बना दें, कॉमन बना दें। जैसे
ये है हमारे पास, ये एमिटर निकल गया, इधर कलेक्टर निकल गया और इधर बेस निकल गया। ये वाला अब जाके इससे जुड़ जाए, ये वाला जाके इससे जुड़ जाए, तो ये हमारे पास क्या हो गया, कॉमन हो गया ना। तो यहाँ पे एमिटर कॉमन है, बेस इधर आ गया, कलेक्टर इधर आ गया। जब हम कॉमन बेस का यूज़ करेंगे तो कॉमन बेस में क्या करते हैं अपन, जो कॉमन बेस अभी अपन ने एनपीएन पढ़े थे वही तो था, ये गोला बनाए थे इस तरीके से। इधर अपना एमिटर हो गया, इधर अपने पास बेस आ गया, तो ये इससे आके जुड़ा था, ये इससे आके जुड़ा था। मतलब यहाँ पे बेस क्या कर रहा है, कॉमन काम कर रहा है। यहाँ पे कलेक्टर को कॉमन बनाना है तो कलेक्टर को कॉमन बना दो। ये हमारे पास क्या हो गया, बेस हो गया, इधर कलेक्टर आ गया, इधर अपने पास एमिटर आ गया, इधर आ गया बेस आ गया। ये बेस आके सॉरी इधर एमिटर आ गया, ये बेस आके इससे जुड़ा और ये एमिटर आके इससे जुड़ा। मतलब ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कॉमन की तरह। ये मत सोचेंगे हम यहाँ भी तो कॉमन से आ रहा है, इसमें इधर जोड़ते हैं तो कॉमन होगा। ये जोड़ने का तरीका अलग अलग होता है, जिसमें सबसे यूजेबल होता है कॉमन एमिटर, जो हमको डिटेल में पढ़ना है। बिल्कुल इनपुट फीचर भी देखना है, आउटपुट फीचर भी देखना है कि किस तरीके से इनके ग्राफ वगैरह बनाए जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी वर्किंग। एक ही है इंपॉर्टेंट है, कॉमन एमिटर पढ़ना है अपने को। ये पूरा इसका डायग्राम है, किस तरीके से काम करता है मैं बताता हूँ। कॉमन एमिटर में अपन क्या करते हैं, जिसको भी कॉमन रखना हो ना, जैसे मैंने कॉमन एमिटर बोला, कॉमन बेस बोला, कॉमन कलेक्टर बोला, तो जो भी कॉमन होगा उसको अर्थ इन कर दिया जाता है, अर्थिंग बोलते हैं जो गांव की भाषा में, उसको अर्थ से जोड़ दिया जाता है। मतलब ये दिख रहा है तुम्हें कि हमने इसको क्या करे, हमारे पास ये पूरा का पूरा एनपीएन या पीएनपी जो भी ट्रांजिस्टर है उसके 3 पार्ट थे, हमने उसको क्या करे, एमिटर को जोड़ दिए कहाँ से, अर्थ से। बेस पे एक वोल्टेज लगा दिए और एक कलेक्टर पे अपने क्या कर दिए, वोल्टेज लगा दिए। दोनों पे अपने पॉजिटिव साइड ही उसको इस तरीके से लगाए, पॉजिटिव को हमने कलेक्टर से लगा दिए, यहाँ पे बेस में भी एक अपन ने लगा दिए वोल्टेज, ठीक है, इस तरीके से लगा दिए। अब होगा क्या, ये इस वोल्टेज के कारण यहाँ से करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। यहाँ पे कौन सा करंट जा रहा है, आईसी करंट जा रहा है कलेक्टर में, ठीक है, आईसी कलेक्टर में जा रहा है आईसी करंट। और यहाँ से एक करंट आएगा कौन सा, आईबी और आईसी दोनों कलेक्ट होकर कहाँ चले जाएंगे, एमिटर में, और ये अर्थिंग से जुड़ा हुआ है। मतलब ये बताना चाह रहा है, ऐसा नहीं कि पृथ्वी से अपन जोड़ दें, बस तुम पृथ्वी से जोड़ के करो या जैसे भी करो, बस आई जो ई एमिटर है उसका वोल्टेज 0 वोल्ट कर दो। इन दोनों के रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, 0। ऐसा इसलिए करते हैं अपन, देखो क्योंकि यहाँ पे मैंने जो वोल्टेज लगाया, ये वीवी मतलब क्या है, यहाँ पे बेस वाला वोल्टेज, और सीसी मतलब क्या है, कलेक्टर वाला वोल्टेज। अगर मैं इसको 0 नहीं करूँगा तो हमें एक फिक्स वो नहीं पता चलेगा कि कितना वोल्टेज इन दोनों के बीच डिफरेंस है, वोल्टेज डिफरेंस नहीं पता चलेगा। तो मेरे को अगर VBE मतलब बेस और एमिटर के वोल्टेज में डिफरेंस निकालना है तो इसको 0 रखो, इसमें जितना भी होगा वो तो फिर उतना ही डिफरेंस होना है, 0 के साथ तो जितना डिफरेंस ही निकलेगा, वैसे ही अपन इसके साथ भी क्या निकाल लेंगे, डिफरेंस। तो हमारे पास 2 वोल्टेज के डिफरेंस आ जाएंगे, एक आ जाएगा बेस एमिटर और एक आ जाएगा कलेक्टर एमिटर, दोनों क्या हो गए हमारे पास डिफरेंस। 3 टाइप से हमारे पास करंट हो गए, IE, IC और IB। ये पूरा फंक्शन कैसे करता है हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, बस ये देखना था कि इसको कॉमन एमिटर को कैसे बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं ये देख लिए, कलेक्टर पे एक वोल्टेज, बेस पे एक वोल्टेज, एमिटर को जोड़ना है अर्थ से, इन दोनों के बीच में एक वोल्टेज डिफरेंस मिलेगा, इन दोनों के बीच में एक वोल्टेज डिफरेंस मिलेगा। यहाँ पे हमारे पास 2 रेजिस्टेंस भी हैं, इसको तुम इनपुट बोल सकते हो या R1, मैं इनपुट बोलूँगा, इन R1 बोल देते हैं। ये R1 है और ये R2 है, R2 है हमारे पास आउटपुट। तो ये वाला जो वोल्टेज है वो वोल्टेज डिफरेंस आउटपुट होगा, और ये वाला जो होगा इनपुट होगा। इनपुट करंट IB भी है हमारे पास, आउटपुट करंट हमारे पास IC है ना। ये पूरा का पूरा फंक्शन अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि हमको 2 चीज़ें पढ़नी है इसमें, एक इनपुट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है और एक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है, अभिलाक्षणक बोलते हैं जिसको हिंदी में। इनके ग्राफ भी बनते हैं, उनके बारे में देखना है। तो हम क्या करेंगे, इनपुट में क्या होगा, इनपुट में इसको क्या रखना है, कांस्टेंट करना है, इसको चेंज करके इसकी धारा के साथ ग्राफ बनाना है। जब आउटपुट पढ़ेंगे तो IB को कांस्टेंट रखना है ना, क्योंकि IB जाके तो उधर दिक्कत दे रही है, IB को कांस्टेंट रखना है, फिर इसको चेंज करके इसके बीच ग्राफ बनाना है ना। 2 चीजें हैं इनपुट में, इन दोनों के बीच ग्राफ बनाना है, इसको कांस्टेंट रख के, आउटपुट में इसको कांस्टेंट रख के इन दोनों के बीच ग्राफ बनाना है। तो वो ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। तो इनपुट और आउटपुट बताऊंगा, अब इसकी ज़्यादा कार्यप्रणाली तो मैं समझा नहीं रहा हूँ। इनपुट और आउटपुट के ग्राफ देखते हैं। इसमें ये जो पूरा है इसको अपन NPN के उसमें पढ़ते हैं, NCERT में तुम्हारे NPN दिया है। ये जो गोला है ये अपना NPN ट्रांजिस्टर है। अब अपने को इनपुट और आउटपुट पढ़ना है। पहले इनपुट देखते हैं। देखो इनपुट में क्या करना है अपने को, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो इनपुट में हमारे पास 3 चीज़ों पे फोकस करना है। एक BE है और IB है और BCE है, मतलब कलेक्टर एमिटर और यहाँ पे बेस अमीटर है। तो तुम्हें क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास
तुम्हें क्या करना है, कलेक्टर एमीटर को वोल्टेज को क्या करना है, कांस्टेंट करना है। मैं मान लेता हूँ कांस्टेंट कितना है, CE 10 वोल्ट मान लेते हैं। फिर हमें सेकेंड पॉइंट में क्या क्या करना है, तो अपने पास BE जो डिफरेंस है बेस और एमीटर का डिफरेंस है, इसको करना है चेंज करना है 0.1 से 0.1 वोल्ट से चेंज करते जाओ। और फिर थर्ड में अपने को ग्राफ बनाना है किसके बीच, अपने पास बेस एमीटर वर्सेस करंट, बेस वाला करंट। तो कैसे ग्राफ आता है, इस तरीके का ग्राफ आता है। अपन क्या कर रहे हैं, इन दोनों के बीच ग्राफ बना रहे हैं BE और इधर ले रहे हैं अपन IB। जब अपन ग्राफ बनाएंगे तो अपन इधर ले रहे हैं 0.2, इसको तो हल्का हल्का चेंज कर रहे हैं 0.4, फिर 0.6, फिर 0.8, फिर 1.0, इधर ले लें अपन 10, 20, 30, ये होगा मिली एम्पियर में, है ना, 40, इस तरीके से लेंगे। तो इसका जो ग्राफ है वो लगभग 0.6 से स्टार्ट होता है और ऐसा चला जाता है। और यहाँ पे हमें जो मिलता है इसका वोल्टेज अगर अपन 10 लेके बना रहे हैं तो इस तरीके से 10 वोल्ट का मिलता है। ये ग्राफ तुम्हें ऐसे ही याद रखना है ना, इसके पीछे क्या लॉजिक है ये समझने में बहुत टाइम लग जाएगा। बस ये ग्राफ याद रखना है कि इस तरीके से बनता है, ठीक है। यहाँ पे मिली एम्पियर नहीं माइक्रो एम्पियर आता है, माइक्रो में नापते हैं क्योंकि बेस का जो करंट है वो बहुत कम होता है ना, अगर कलेक्टर की बात करें तो मिली एम्पियर में होता है। फिर ये इसमें अपन ने क्या क्या करे तो वो चीज़ का ध्यान रखना है, CE उधर वाला कांस्टेंट रखे, इन दोनों के बीच में चेंज देखे। अगर अपन आउटपुट की बात करेंगे तो आउटपुट में क्या करना है अपने को, आउटपुट में फर्स्ट अपने पास है BE का तो कोई काम नहीं है, IB को क्या रखना है कांस्टेंट। मैं मान लेता हूँ IB कितना है 10 माइक्रो एम्पियर है, जितना आया अपन ने फिक्स मान लिया कि 10 माइक्रो एम्पियर पे अपन ने उसको फिक्स कर दिया। सेकेंड पॉइंट तुम्हें क्या करना है, तो तुम्हें चेंज करना है VCE में, इसमें चेंज करना है और फिर ग्राफ बनाना है किस के बीच। तुम्हें तो सिर्फ याद करना है, ग्राफ तो बनाए हैं CE वर्सेस IC के बीच। तो इसके बीच ग्राफ कैसे मिलेगा अपने को, इधर अपन ले रहे हैं क्या VCE और इधर ले रहे हैं अपन क्या IC, और ये आएगा मिली एम्पियर में। यहाँ पे आया था माइक्रो एम्पियर में और यहाँ पे आएगा क्या मिली एम्पियर में। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक ही लाइन पे सारे के सारे इस तरीके से आते हैं। मैं सारी वैल्यू वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, इतना वो है नहीं, इस तरीके से आ रहा है। जैसे कि ये स्टार्ट हो रहा है तो 25, फिर 50 माइक्रो एम्पियर, ये जो है ये सब ग्राफ होंगे किसके IB के। यहाँ पे अपने को IB मिलेगी, जैसे अपन ने जिसको कॉमन रखे थे वो इस पे मिल रहा था, वैसे यहाँ पे अपने को IB मिल रही। तो 50 माइक्रो एम्पियर हो गया, फिर 75 माइक्रो, 100 माइक्रो, इस तरीके से मिलेगा अपने को। तो इसका बस ग्राफ याद रखना है कि इस तरह इसका ग्राफ ऐसे ऐसे मिलता है, बढ़ते जाता। जैसे ही तुम इसको किसको चेंज कर रहे हैं अपन VE में चेंज कर रहे हैं, जैसे जैसे चेंज करते जाओगे यहाँ पे IB क्या होगा इंक्रीज होते जाएगा। यहाँ पे हमने बनाए थे VE और IB के बीच में, तो इसको जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो हमें एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा हमको वोल्टेज मिलेगा किसका CE का, जिसको हमने कांस्टेंट माने। बस बैलेंस करना है अपने को कुल मिला के। तो इस तरीके से ये कार्य करता है, दोनों के इनपुट और आउटपुट। ग्राफ इंपॉर्टेंट है, कब किसको चेंज करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। अब इसमें हमको क्या क्या देखने मिलता है, ये ग्राफ वगैरह तो फिर भी ठीक है एक बार को, लेकिन यहाँ पे हमें इनपुट में और आउटपुट में कुछ गेन मिलता है, लाभ मिलता है, उसके फॉर्मूले देखते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें कितने फॉर्मूले याद रखने हैं, देखो एक होता है इनपुट वाला रेजिस्टेंस R इनपुट, सेकेंड आएगा हमारे पास क्या R आउटपुट, सेकेंड आएगा R आउटपुट। तो यहाँ पे इनपुट और आउटपुट, देखो इनपुट कब निकाला जाता है इसको कांस्टेंट रख के, आउटपुट कब देखा जाता है IB को कांस्टेंट रख के। तो ये कब क्या कांस्टेंट करके देखा जाता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सिंपल सा है, क्या करना है तुम्हें V/I कर देना है। तो यहाँ पे V कितना है VBE बेस एमीटर वाला, और बट्टे में क्या जाएगा IB। इसको कब निकालते हैं, तो कब निकालते हैं VCE, जब तुम्हारे पास हो क्या कांस्टेंट। तो ये याद रखना है, जब इनपुट निकालेंगे VCE उधर वाला कांस्टेंट, और जब R आउटपुट निकालेंगे तो तुम्हें उस साइड वाला क्या लेना है CE, बट्टे में क्या हो जाएगा IC, और यहाँ पे तुम्हें क्या कांस्टेंट रखना है IB बराबर कांस्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है, कब क्या कांस्टेंट रखा जाता है। इनपुट और आउटपुट तो आसानी से तुम निकाल लोगे, इनपुट आउटपुट ऐसे निकाल लो। थर्ड नंबर पे एक करंट गेन होता है, धारा लाभ, करंट गेन धारा लाभ, इसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको निकाला जाता है IC/IB, डेल IC/डेल IB, इस तरीके से निकाला जाता है। और भी चीज़ें होती हैं, एक और होता है हाइपर कंडक्टिविटी, एम्स में पूछा गया है हाइपर कंडक्टिविटी, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतरा चालकता। अंतरा चालकता,
अंतरा चालकता को निकाला जाए, इसको बोल GM से दर्शाते हैं। तो GM बराबर अंतरा चालकता होती है क्या, तो हाइपर कंडक्टिविटी, मतलब कि रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का अपोजिट हो जाएगा। रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो हमने लिखे VCE बटे IC, लेकिन यहाँ पे क्या होता है हाइपर कंडक्टिविटी, तो उसका अपोजिट कर दो, IC बटे क्या हो जाएगा V आउटपुट, और आउटपुट कौन सा है हमारे पास, VCE है। ये हो गया हमारे पास क्या, हाइपर कंडक्टिविटी। और भी है हमारे पास 5वें नंबर पे वोल्टेज गेन होता है। ये सब फॉर्मूले तुम्हें याद करने पड़ेंगे। वोल्टेज गेन, इसको AV से दर्शाते हैं, AV वोल्टेज गेन हो जाएगा जो भी V आउटपुट होगा उससे, बटे में क्या आ जाएगा V इनपुट। इनपुट कितना कर रहे हो, डेल कर देना, जितना भी चेंजेस है। आउटपुट को क्या लिख सकते हैं अपन, आउटपुट में देखो ये VCE है और इसका जो भी रेजिस्टेंस है उससे अपन, सॉरी IC है और जो भी रेजिस्टेंस है उससे अपन इसका वोल्टेज लिख सकते हैं। तो यहाँ पे R2 है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, IC इंटू में R2 बटे में नीचे क्या जाएगा V इनपुट। इनपुट को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाला लिख सकता हूँ, सॉरी इनपुट अपने पास ये वोल्टेज है VBE है ना, तो ये हमारे पास VBE है, VBE। अब ये जो इनपुट है वो यहाँ भी आया था IC बटे VE, आउटपुट जो भी है, सॉरी उल्टा हो गया क्या, आउटपुट बटे इनपुट, यहाँ पे इनपुट आएगा, इनपुट। तो यहाँ पे अपन इतने को क्या लिख सकते हैं, ये IC और ये क्या था अपने पास इनपुट है, तो ये इसको लिख सकते हैं अपन GM हाइपर कंडक्टिविटी, GM इंटू R2। मतलब तुम हाइपर कंडक्टिविटी की डायरेक्ट इंटू कर दो, R2 में कोई डिफरेंस नहीं आना है। मतलब ये इतने फॉर्मूले तुम्हें याद करने हैं। इनपुट वाला इससे निकालते हैं रेजिस्टेंस, दोनों का वोल्टेज और करंट ही करना है। आउटपुट वाले में आउटपुट वाला वोल्टेज करंट करना है। फिर क्या याद रखना है तुम्हें, करंट गेन, कितना धारा लाभ हुआ। तो इसमें ई का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे हमने उसको कॉमन कर दी है। निकालना तुम्हें फिर IC बटे IB है, जो भी कॉमन कर देंगे फिर उसको अपन ने वोल्टेज करंट गेन में लेना नहीं है, वोल्टेज गेन में वही करना है, आउटपुट बटे इनपुट। तो आउटपुट को जैसे तुम निकाल सकते हो, आउटपुट अपने पास VCE है और इनपुट क्या है VB है, इन दोनों से भी निकाल सकते हो। अगर इन दोनों से ना निकालना हो तो हाइपर कंडक्टिविटी के R2 में गुणा कर दो। ये पूछा गया है शायद, ये या ये एम्स में पूछा गया है। फिर हाइपर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला ये है। इतनी सारी चीज़ें तुम्हें याद रखनी है किसमें, कॉमन एमीटर में। कॉमन एमीटर इंपॉर्टेंट है, इसको अपन एक बार फिर कंपेयर करके भी पढ़ेंगे, कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर से। तो एक टेबल बनाएंगे, वो टेबल में तीनों अपन लिख रहे हैं ना, इनपुट आउटपुट। इसमें अच्छे से समझ लेना, कॉमन एमीटर में इनपुट का ग्राफ बनता है। ग्राफ सिंपल सा हाई पे जाता है फट से, और जब अपन आउटपुट वाला बनाते हैं तो उसमें IB के अपने को अलग अलग ग्राफ देखने को मिलते हैं। फिर इनपुट आउट में ये सारे फॉर्मूले याद रखना है तुम्हें। तो अब अपन क्या कर रहे हैं, तीनों के कॉमन बना के देख रहे हैं ना, जैसे कॉमन कलेक्टर, एमीटर, बेस, सबका एक साथ एक पूरा का पूरे टेबल बना के देखेंगे। 3 टाइप के पढ़ने थे, हमने एक टाइप बस इसको डिटेल में पढ़े हैं ना, कि इसका फंक्शन कैसे वर्क करता है, इनपुट और आउटपुट। इन तीनों को कंपेयर करके अपन देखें तो इनमें क्या लोड रेजिस्टेंस होता है, क्या इनपुट होता है, अपने पास वोल्टेज गेन क्या होता है, करंट गेन क्या होता है, पावर गेन क्या होता है, या इनकी फेज डिफरेंस क्या होता है, या इनका यूज़ क्या होता है, वैसे अपन पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट अपन देखते हैं, 2 चीज़। एक R1 अपन बोल रहे थे कि इसको इनपुट जो भी अपने पास था, और सेकेंड हमारे पास R2 की बात करें जो भी आउटपुट है। अगर R2 को अपन क्या बोल सकते हैं, लोड रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, RL भी बोल सकते हैं, और इसको RI भी बोल सकते हैं, इनपुट। तो इसमें अपन क्या करते हैं, इनपुट वाला जो है उसको लो रेजिस्टेंस रखते हैं, इसको लो रखते हैं, लगभग 100 ओम के आसपास रखते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं, है ना, मीडियम। ये लो है तो ये मीडियम है, 750 ओम के आसपास, है ना, इसको रखते हैं अपन क्या, मीडियम। लेकिन इसमें क्या करते हैं अपन, हाई रखते हैं, बहुत ज़्यादा हाई, जैसे मान लो 750 किलो ओम के आसपास रखते हैं। लेकिन जब अपन आउटपुट की बात करें तो उल्टा होता है, ये लो है तो दूसरा वाला क्या रखना पड़ता है अपने को, हाई। तो इसमें जो लोड रेजिस्टेंस है वो हाई रखा जाता है, हाई, और ये रखा जाता है फिर मीडियम है तो मीडियम सेम, और इसमें रखा जाता है क्या, लो रेजिस्टेंस रखा जाता है। तो तुम्हें याद रखना है हमेशा, इनपुट वाला आउटपुट वाला तो वो देगा, उस हिसाब से तुम्हें करना है। इनपुट वाला वैसे देता है, लेकिन फिर भी याद रख लेना कि कॉमन बेस, स्टार्टिंग में हमने कॉमन बेस लिखे हैं, कॉमन बेस में ये होता है, अपने पास कॉमन बेस में लो रखते हैं, कॉमन एमीटर में मीडियम रखते हैं, कॉमन कलेक्टर में बिल्कुल हाई इनपुट रखते हैं। ये डायग्राम समझ में आ ही रहा होगा, इधर से करंट जा रहा है इधर, और ये अर्थ से, जिसको अर्थ से जोड़े हैं वो क्या हो गया, हमारे पास कॉमन बन चुका है। अगला पॉइंट हमें देखना है, अब अगर करंट आ गया है तो सेकेंड हमारे पास ये रेजिस्टेंस आ गया है तो करंट गेन भी याद रखना पड़ेगा। करंट गेन अलग अलग के लिए अलग अलग, इसके लिए अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, AI भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बीटा से और इसमें गामा से।
तो अल्फा से कैसे निकालोगे? करंट गेन, करंट गेन ये वाला तो कोई काम का नहीं करंट। अब बचा हमारे पास क्या? कॉमन बेस, जिसका बेस मतलब जो चीज़ कॉमन होगा इसका करंट कोई मतलब का नहीं। यहाँ पे IC हमारे पास आउटपुट है और ये हमारे पास इनपुट है, तो ये बनेगा क्या? IC/IE। और ये IE तो क्या होता है? 100%, ये 95%, मतलब ऐसा बोल सकते हैं अपन कि ये 1 से कम आएगा, मतलब 1 से तो इसकी वैल्यू हमेशा कम होगी। इसमें बीटा की बात करें अपन किसमें? कॉमन एमीटर में, तो फिर से दो ही करंट है, एमीटर वाले को छोड़ना है, एक IC है और एक IB है। तो अगर अपन बात करें IC अपने पास आउटपुट है, IB क्या है हमारे पास? इनपुट, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? हमेशा 1 से ज़्यादा। ये बीटा अल्फा ये भी याद रखना पड़ेगा तुम्हें। गामा तुम्हारे पास क्या है? ये आउटपुट है और ये इनपुट है, तो यहाँ पे IE हो जाएगी और ये बट्टे में क्या आ जाएगा? IB। तो इसमें तो 1 से बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि एमीटर 100% है, तो ये हमारे पास IB क्या है? 5% है। अगला हमारे पास क्या है? अगर करंट गेन आया है, मतलब धारा लाभ, इसको हिंदी में बोला जाता है धारा लाभ। अगर अपन देखें इसमें वोल्टेज लाभ, वोल्टेज गेन, इतनी इंग्लिश तो चलेगी, वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन की बात करें अपन, तो अब यहाँ पे अल्फा बीटा नहीं बोला जाता है, इसको अपन बोलते हैं क्या? AV। तो अपन इसमें देखें कॉमन बेस में, तो वोल्टेज गेन की बात करें तो यहाँ पे V आउटपुट आएगा, तो V आउटपुट लिख दो, बटे में क्या जाएगा? V इनपुट। आउटपुट को अपन क्या लिख सकते हैं? इस साइड IC है, तो IC इनटू में जो लोड रेजिस्टेंस था, बटे में IB, यहाँ पे IE क्या है? इनपुट वाला है, उसके साथ में क्या जाएगा? RI आ जाएगा। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं अपन। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको अल्फा लिख सकते हैं, तो अल्फा में इनटू कर दो किसका? RL/RI का। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, अल्फा इंटू RL/RI, ऐसा लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसमें AV निकालना है किसमें? कॉमन एमीटर में। ये सारे फॉर्मूले तुम्हें याद करने पड़ेंगे यार। तो AV निकालना है तो V वापस से V आउटपुट बटे क्या आ जाएगा? V इनपुट। आउटपुट को कैसे लिख सकते हैं? तो IC हमारे पास क्या है? आउटपुट, तो IC और उसमें लोड रेजिस्टेंस बटे में, लोड रेजिस्टेंस बटे इनपुट वाला याद ही रख लो तुम। तो इसमें क्या आ जाएगा? बेस वाला इंटू में क्या आ जाएगा? RI। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? IC/IB। IC/IB क्या लिख सकते हैं? बीटा लिख सकते हैं। तो अगर मैं ऐसा लिख दूं, बीटा इंटू में RL/RI, कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है अल्फा बीटा वाले। गामा यहाँ पे AV निकालना है इसमें, तो क्या लिख सकता हूँ मैं? अब इतना तो समझ में आ ही गया होगा ना कि अब क्या करना है? यहाँ पे गामा करना है, RL/RI करना है। ये तुम्हारे पास हुआ क्या? वोल्टेज गेन। पहले धारा लाभ हुआ, फिर वोल्टेज लाभ हुआ। अब क्या देखना है अपने को? पावर गेन। पावर गेन मतलब कितनी पावर अपने को रिटर्न मिलेगी। यहाँ पे मिटा के लिख देता हूँ, पावर गेन। थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या है? पावर, इसको शक्ति लाभ, पावर गेन, सभी इंपॉर्टेंट है। शक्ति लाभ को अपन जैसे जैसे AV लिखें तो इसको लिख सकते हैं AP। शक्ति लाभ क्या होता है? तो P आउटपुट बटे P इनपुट। इसको क्या लिखते हैं? VI लिखते हैं। तो VI के लिए अपन क्या लिखेंगे? यहाँ पे V आउटपुट इंटू में VI लिखने, IC आ जाएगा, बटे में यहाँ पे क्या आ जाएगा? V इनपुट इंटू में क्या आ जाएगा? IE। इसके मामले में ये आएगा। अब क्या कर सकते हैं अपन? V आउटपुट बटे इनपुट को तो अल्फा RL/RI लिख सकते हैं, और इसको भी अपन क्या लिख सकते हैं? अल्फा लिख सकते हैं। मतलब ये भी अल्फा हुआ है ना, ये भी अल्फा हुआ, और एक अल्फा इसमें से आएगा, तो क्या बन जाएगा पूरा फॉर्मूला? अल्फा स्क्वायर इंटू में RL/RI। तो तुम्हें याद रखना है कि जब पावर गेन निकालना है तो तुम्हें AV में अल्फा का क्या कर देना? स्क्वायर कर देना। वैसा यहाँ पे क्या हो जाएगा? बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। बाकी के फॉर्मूले यही बनेंगे यार, तो मैं बार बार लिखूंगा नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बीटा का स्क्वायर इंटू में AL बटे में क्या आ जाएगा? AI, सॉरी ये तो उल्टा लिख दिया, RL बटे में RI। यहाँ पे अगर निकालना है AP बराबर क्या हो जाएगा? गामा का स्क्वायर और RL/RI। बस RL और RI पता होना चाहिए। अल्फा बीटा गामा तो तुम किससे निकाल लोगे? करंट से निकाल लोगे, करंट गेन से। जो भी कॉमन हो उसका करंट कोई मतलब का नहीं है, तुम्हें बाकी के करंट याद रखना। जैसे ही कॉमन बेस बोला है तो वहाँ पे बेस वाला करंट नहीं आ रहा है। कॉमन एमीटर बोला, एमीटर का करंट नहीं आ रहा है। अगर कलेक्टर बोला कॉमन, तो यहाँ पे कलेक्टर का करंट नहीं आ रहा है। आउटपुट हमेशा जिस साइड होगा उसमें आउटपुट में इनपुट का डिवाइड कर देना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आउटपुट कलेक्टर एमीटर है, और ये एक से कम होगा ज़्यादा होगा वो भी तुम्हें पता होना चाहिए। अल्फा बीटा गामा जहाँ पे 1 से कम होगा, इसमें ज़्यादातर चांस 1 से कम है तो 0.98, 0.9 इस तरीके की वैल्यू आती है। 1 से ज़्यादा होगा तो 1.9 इस तरीके की वैल्यू आती है। 1 से बहुत ज़्यादा होगा मतलब 8-10 के आसपास होगा। इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं। इन दोनों के ऊपर बहुत घुमा घुमा के क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो ये तुम्हें अच्छे से याद रखना है। अब अगर यूज़ की बात करें तो इसकी अपन यूज़ करते हैं क्या? हाई फ्रिक्वेंसी पाने के लिए इसका यूज़ करते हैं, सुनने लायक फ्रिक्वेंसी बनाने के लिए। क्योंकि कभी कोई फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसको कन्वर्ट करके अपन
अपने सुनने लायक बनाते। इसका अपन यूज़ करते हैं रेजिस्टेंस के मिलाने में, कि रेजिस्टेंस अपने को ज़्यादा कम कैसे मिलाना है, उस हिसाब से यूज़ करते हैं। यूज़ उतने इंपॉर्टेंट है नहीं। बस एक चीज़ और याद रख लेना, ये दोनों समान कला में चलते हैं, मतलब जैसा इधर से चलेगा एमीटर, इधर कलेक्टर चलेगा, लेकिन ये चलते हैं हमेशा विपरीत कला में, फेज़ में, डिफरेंस फेज है, अल्टरनेट फेज में और सेम फेज में। इस तरीके से याद रख लेना। तो ये फॉर्मूले तुम्हें सारे याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम सोच भी नहीं सकते इतने इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी बहुत आए हुए हैं। तो सारे फॉर्मूले अच्छे से याद करना। इसमें अल्फा बीटा गामा में कुछ रिलेशन है, वो रिलेशन के फॉर्मूले में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वो भी याद करने हैं। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, कहाँ पे लिख देता हूँ, अल्फ़ा बीटा हमने यहीं पे लिखे थे, इसमें लिख देता हूँ ना। ये फॉर्मूले तो याद हो गए होंगे। अभी तुम्हें देखो क्या क्या याद रखना है। अल्फ़ा और बीटा में अगर मैं संबंध देखूँ तो अल्फ़ा एंड बीटा, तो अल्फ़ा हमेशा क्या होता है, एक से कम, लेकिन बीटा ज़्यादा होता है। मतलब यहाँ पे बड़ी चीज़ क्या होगी, तो बीटा बड़ा होगा, अल्फ़ा कम होगा। तो अल्फ़ा बीटा में कैसे संबंध याद रखोगे, अल्फ़ा बराबर बीटा बटे में 1 प्लस बीटा, ऐसे याद रखना। 1 प्लस बीटा से डिवाइड कर देना, तो वो बीटा के अल्फ़ा के बराबर हो जाएगा। बीटा में 1 प्लस बीटा से डिवाइड कर देना। अगर मैं बीटा और गामा में देखूँ तो यहाँ पे बड़ा कौन, गामा, तो गामा कितना बड़ा होगा, तो इससे 1 ज़्यादा होगा। कैसे निकाला जाता है, तो वैसे ही निकाला जाता है, आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी, उसमें सब डिवाइड कर करके ये निकाला जाता है। अगर इन दोनों में संबंध देखें अपन बीटा और अल्फ़ा में, तो अल्फ़ा बीटा गामा में देखें, तो बीटा गामा में क्या याद रखना है, गामा बराबर होता है बीटा प्लस 1 या 1 प्लस बीटा, क्योंकि गामा यहाँ पे क्या है, बड़ा है ना, और ज़्यादा बड़ा है। और अगर अपन बात करें अल्फ़ा और गामा में, तो अल्फ़ा में और गामा में, गामा तो बहुत बड़ा होता है, अल्फ़ा थोड़ा छोटा होता है। छोटा क्या, 1 से भी कम होता है, ये 1 से बहुत बड़ा होता है। तो इसमें अगर अपन देखें तो गामा बराबर 1 बटे में 1 प्लस अल्फ़ा। ये फॉर्मूले तुम्हें और अच्छे से याद रख लेना है। ये वाला अच्छे से याद रखना, क्योंकि कभी कभी बीटा देता है और डायरेक्ट अल्फ़ा निकाल के फिर उसकी वैल्यू तुम्हें वहाँ पे वोल्टेज गेन में यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा, बस लिख दिया था। तो कोई ये फॉर्मूले याद रख लेना है ना। यहाँ पे ये और छोटा होता है, बस ये याद रखना, यहाँ पे प्लस होता है, वहाँ पे माइनस होता है, ऊपर कुछ भी नहीं आता, यहाँ पे बीटा आता है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि बहुत बार धारा लाभ डायरेक्ट अल्फा और बीटा में रिलेशन से ही निकाल के फिर बाद में यूज़ किया गया है। कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। नीट 2016 का क्वेश्चन है। क्या पूछा था, एक कॉमन एमीटर, हमारे सिलेबस में कॉमन एमीटर है तो क्वेश्चन इसके ऊपर आता है। आरसी मतलब आउटपुट वाला जो लोड रेजिस्टेंस होता है, और आउटपुट दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है, उसी के साथ में आरबी दिया हुआ है, मतलब बेस के ऊपर ये R1 है, ये R2 है, या इसको R इनपुट या इसको लोड रेजिस्टेंस भी मान सकते हैं। तुमसे पूछा है इनपुट वोल्टेज कितना होगा, तो इसके लिए ये फॉर्मूला है हमारे पास AV। जब भी वोल्टेज वगैरह निकालना हो तो तुम्हें वोल्टेज गेन ही लगाना है, वोल्टेज लब्धि ही लगानी। ये होता है कि अपने पास V आउटपुट बटे V इनपुट, या फिर इसी को अपन लिख सकते हैं क्या, अल्फ़ा RL बटे RI। इन दोनों को बराबर कर दो, क्या आएगा मान, आउटपुट तुम्हारे पास दिया है 4, इनपुट तुमसे पूछा है बराबर अल्फ़ा कितना दिया हुआ है, सॉरी बीटा आएगा यहाँ पे अपने पास। ये कॉमन एमीटर वाला है, कॉमन बेस वाला नहीं है, तो बीटा कितना आ जाएगा 100, RL कितना है 2 किलो ओम, और ये है हमारे पास 1 किलो ओम। किलो से किलो गया 200, और ये 4 में बटे क्रिस क्रॉस करेंगे तो V in बराबर आ जाएगा 4 बटे 200। ये हो जाएगा 1/100। 1/100 को अपन लिख सकते हैं, नहीं 1/100 नहीं, 2/100। 2/100 को अपन लिख सकते हैं 20 मिली एम्पियर, मिली वोल्ट है, एम्पियर नहीं है। तो ये साढ़े क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इजी है, अगर फॉर्मूले याद होंगे ना तो बहुत साढ़े क्वेश्चन आते हैं, कोई टफ क्वेश्चन नहीं आता है। एक दो चार क्वेश्चन और देखते हैं। नीट 2016 के 2 एग्जाम हुए थे, नीट फर्स्ट और नीट सेकेंड। तो सेकंड वाले का क्वेश्चन हमने कर लिए, फर्स्ट वाले में क्वेश्चन ये दिया था, वापस से कॉमन एमीटर है, बैक टू बैक क्वेश्चन आया था, तो इंपॉर्टेंट भी है ये 2016 में। RL दिया है लोड रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस, VC दिया हुआ है, मतलब कि ये है आउटपुट वाला, VC आउटपुट होता है, VV क्या होता है, इनपुट होता है, और बीटा दिया हुआ है तुम्हारे पास। AV और AP पूछा है, पहले AV सॉल्व कर लेते हैं, AP उससे आ जाएगा। AV का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ये है V आउटपुट बटे V इनपुट बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, बीटा RL बटे RI। अब तुमसे AV पूछा हुआ है, AV निकालने के लिए अपन इससे भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, इस फॉर्मूले से, क्योंकि बीटा है हमारे पास, लोड रेजिस्टेंस है, इनपुट वाला भी है, तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं। बीटा कितना दिया हुआ है 0.96, लोड रेजिस्टेंस है अपने पास 800 बटे में ये कितना है 192। ये हो जाएगा 48, 8 9 72, ये 48 हो गया, 9 72 और 4 76, और 2 दशमलव इसको खा जाएगी, 768 बटे 192, 19 चौक 76, लगभग 19 चौक 76 हो रहा है, मतलब
19 चौक 2 चौक 8, मतलब 4 ही आ रहा है, एग्जैक्ट ही आंसर आ रहा है 4। तो यहाँ पे वोल्टेज गेन कितना आ जाएगा 4। अपने को एपी निकालना है, तो एपी के लिए कितना फॉर्मूला था, बीटा स्क्वायर इंटू में RL बटे RI, ये वाला फॉर्मूला रखना है। या फिर तुम किससे भी निकाल सकते हो, V आउटपुट बटे V इनपुट इंटू में अपने को करंट चाहिए रहता है, इसी से निकाल लेंगे एपी। यहाँ पे देखो बीटा अलग कर दो, बीटा इंटू में RL बटे RI अपन पहले ही निकाल चुके हैं, कितना निकाले हैं 4। बीटा की वैल्यू कितनी है 0.96, और ये पूरे की वैल्यू अभी अपन ने निकाले जस्ट, ये पूरी की पूरी 4, तो 4 रख दो। 4 छंग 24, 4 9 36, 37 38, 3.84, ये आया हमारे पास पावर गेन, और एक आया क्या वोल्टेज गेन। एक क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था, उसमें अंतर चालकता जो हमने GM वाला फॉर्मूला देखे थे उसके ऊपर आया था, मतलब वो भी इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। उसमें क्या पूछा गया था, तुमसे एक कॉमन एमीटर वाला दिया था वापस से, उसमें AV मतलब वोल्टेज गेन, वोल्टेज लब्धि अपने पास G थी, उसमें अंतरा चालकता, ट्रांस कंडक्शन या हाइपर कंडक्शन जो GM बराबर 0.03 और बीटा अपने पास इस तरीके से दिया हुआ है। तुमसे पूछा है यदि अपन उसकी GM ट्रांस कंडक्शन अंतरा चालकता को बदल के इतना कर दें तो इसकी वोल्टेज लब्धि कितनी हो जाएगी। तो अपने पास वोल्टेज लब्धि का फॉर्मूला ये था वोल्टेज गेन का, AG बराबर GM इंटू में क्या आ जाएगा RC, जो भी लोड रेजिस्टेंस था। लोड रेजिस्टेंस का यहाँ पे काम है नहीं, देखो अपने को यहाँ पे AV, तो अगर अपन इसका अनुपात बनाते हैं तो वापस से AV बराबर GM इंटू में RC लगाएंगे। लोड रेजिस्टेंस सेम ही है, कोई चेंज बताया नहीं गया है, तो यहाँ पे ये दोनों कट जाएंगे। AV कितना है अपने पास, G दिया हुआ है, और यहाँ पे G बटे में क्या निकालना है अपने को, AV डैश मान लो। यहाँ पे कितना कर दिया है उसने, इसको GM को 0. पहला वाला 0.03, सेकेंड वाला 0.02 क्रिस क्रॉस करोगे तो AV डैश बराबर आ जाएगा 2/3G। इतना सारा क्वेश्चन पूछा गया था। ये वाला फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, AV बराबर GM इंटू में RC है, और GM बराबर क्या होता है, तो RC बटे V इनपुट होता है। ये सारे फॉर्मूले याद होंगे तो आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या खत्म होता है, ट्रांजिस्टर। अब इसके यूज़ भी हैं, ऐसा नहीं अभी तक जो हमने पढ़ रहे थे उसमें यूज़ भी बताए हैं, ऐसा नहीं है। 3 टाइप के कॉमन टाइप से पढ़े हमने। अब इसका अपन यूज़ कर सकते हैं स्विच की तरह, जिसके ऊपर क्वेश्चन भी आया है, शायद 2014 या 13 में आया है। तो इसको ट्रांजिस्टर ऐसा स्विच कैसे यूज़ करते हैं, देख ट्रांजिस्टर ऐसा स्विच यूज़ करना है। याद करो जब हमने कॉमन एमीटर वाला पूरा डायग्राम बनाए थे, बीच में एमीटर को कॉमन कर दिए थे, दोनों साइड में बेस और कंडक्टर अपने पास कलेक्टर लगा था। कलेक्टर पे एक वोल्टेज VC लगा दिए थे, उस पर धारा जो भी जा रही थी IC जा रही थी, इधर बेस वाले में अपन ने एक अलग VV लगा दिए थे। तो अगर उसमें हम किरचॉफ लॉ लगाते हैं तो ये तुम्हें याद ही रख लेना है, वहाँ पर किरचॉफ लॉ लगा के देखोगे तो भी यही आएगा। 2 इक्वेशन बनती है, एक बनती है V इनपुट वोल्टेज के लिए और एक बनती है दूसरी वाली V आउटपुट वोल्टेज के लिए। इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये बनती है IB VBE, VV IB नहीं, यहाँ पे तो रेजिस्टेंस आएगा RB, प्लस ये बनता है VBE, मतलब जो इनपुट साइड है वो बेस वाला वोल्टेज और साथ में ये दोनों ऐड हो जाते हैं। लेकिन आउटपुट वाले में आता है क्या, VCC माइनस IC करंट और उसका जो भी रेजिस्टेंस। ये दोनों इक्वेशन बनती है जब अपन वो पूरा मैं बनाऊंगा नहीं डबल से, उसमें जब अपन ने किरचॉफ लॉ अप्लाई करते हैं तो ये इक्वेशन आती है अपने पास। इसी से हमको देखना है कि ये स्विच के भांति कैसे काम करता है। ये ग्राफ पूछा गया है 2012 में। तो यहाँ पे 3 कंडीशन है। देखो सबसे फर्स्ट कंडीशन, जब भी अपन इनपुट लगाएंगे तो आउटपुट मिलेगा। तो यदि इनपुट जो है वो कम है 0.6 वोल्टेज से, तो यहाँ पे IB जो है बेस है वो 0 होगा, तो IC भी क्या होगा, 0 होगा। मतलब इस कंडीशन में करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, करंट फ्लो नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमें देखो, अगर IB 0 है, ये हमें 0 कर दूंगा तो इनपुट किसके बराबर होगा, VV जो तुमने अप्लाई करे उसके बराबर होगा। लेकिन IC अगर 0 होता है तो V आउटपुट VCC के बराबर होता है, और VCC हाई होता है और VBE कम होता है। ये वाला जो है वो कम होता है, ये वाला हाई होता है। तो इस कंडीशन में, अब इस कंडीशन में देखो 0.6 से कम है इनपुट, तो V इनपुट क्या होगा, लो होगा, और V आउटपुट क्या होगा, हाई होगा। ऐसे भी देख सकते हो तुम कि यहाँ पे हम लो अप्लाई करते हैं, यहाँ हाई अप्लाई करते हैं, तो आउटपुट हाई के जैसे हो रहा है और V इनपुट क्या हो रहा है, लो के जैसे हो रहा है। तो ये लो है, मतलब यहाँ पे V इनपुट कम होगा किससे, V आउटपुट से। ये तुम्हें याद रखना है, ये जितने भी बनाऊंगा। ये फर्स्ट नंबर का है, जब 0.6 से क्या है, कम है। तो इस कंडीशन में ये पूरा ग्राफ ऐसे बनता है जब अपन V इनपुट और आउटपुट, तो इस रीजन को अपन बोलते हैं क्या, कट ऑफ। कट ऑफ, इस कंडीशन में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पे कट आउट हो चुका है।
कट ऑफ हो चुका है। सेकंड कंडीशन की जब अपन बात करें, कब की बात करें, जब 0.6 से क्या हो जाए, जब 0.6 से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। ये 0.6 से क्या था, कम था, यहाँ पे लिख लेते हैं। सेकेंड है हमारे पास जब V इनपुट 0.6 से क्या हो, अधिक हो जाए, तो इस कंडीशन में क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, मतलब IB इंक्रीज होगा तो IC भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब इससे देखो IB इंक्रीज हो रहा है तो V इनपुट अपने पास यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा। अगर IC इंक्रीज हो रहा है तो V आउटपुट क्या हो जाएगा, VCC में से घट के कम हो जाएगा। मतलब यहाँ पे V इनपुट लो था तो अब यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, हाई मिलेगा दोस्त। तो यहाँ पे अपने पास इनपुट हो जाएगा हाई, ठीक है, और V आउटपुट हो जाएगा क्या, लो। मतलब कहने का मतलब ये है कि V आउटपुट स्टार्टिंग में हाई है, स्टार्टिंग में हाई है, V इनपुट क्या है, बहुत ही लो है, 0 पे स्टार्ट हुआ। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा V इनपुट इंक्रीज होते जाएगा, V आउटपुट डिक्रीज होते जाएगा। अब इस रीजन को बोला जाता है क्या, एक्टिव रीजन, इसको बोला जाता है एक्टिव रीजन। कट ऑफ क्षेत्र हो गया, मतलब ये सक्रिय क्षेत्र हिंदी में। अब इसका जो स्लोप है वो सिंपल सा है, तुम्हें स्लोप किसके बारे में बताएगा, वोल्टेज गेन AV के बारे में, क्योंकि AV क्या बताता है, V आउटपुट बटे V इनपुट। तो इसकी स्लोप से भी तुम वोल्टेज गेन प्राप्त कर सकते हो, वो बात अलग है। इसको कट ऑफ के रूप में कैसे यूज़ कर रहे हैं ये अपन पढ़ लें। दो इक्वेशन बनती है पूरे अपने कॉमन एमीटर वाले में से, तो ये किरचॉफ फ्लो लगाते हैं, तब उसी से अपन देख रहे हैं जब 0.6 से कम है तो करंट फ्लो नहीं करता है। उस टाइम पे IC भी क्या होता है, 0 होता है, तो V इनपुट अपने को लो मिलता है, V आउटपुट हाई मिलता है, क्योंकि इसके बराबर होता है। तो यहाँ पे V आउटपुट हाई है, V इनपुट लो है। अब और क्या कंडीशन हो सकती है आगे, जब सेचुरेशन कंडीशन आ जाए। अब सेचुरेशन कंडीशन क्या है, ये तो वो डायरेक्ट याद ही रख लो। थर्ड नंबर पे जब V इनपुट बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाए और V आउटपुट हमारे पास क्या हो जाए, बहुत ही लो हो जाए। ये हमारे पास क्या हो गया, बहुत ही लो हो गया, और क्या हो जाए, लो के साथ स्टेबल हो जाए। तो इस कंडीशन को बोलते हैं अपन क्या, सेचुरेशन कंडीशन। यहाँ पे सेचुरेशन आ गया, संतृप्त अवस्था आ गई है, सेचुरेशन कंडीशन आ गई है, ठीक है। 3 टाइप की कंडीशन होती है स्विच में। ट्रांजिस्टर अगर स्विच की भांति काम कर रहे हैं, स्टार्टिंग में V आउटपुट हाई होता है, इनपुट कम होता है, तो कट ऑफ हो गया, एक्टिव रीजन हो गया और सेचुरेशन हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास सेचुरेशन और कट ऑफ 2 रीजन ऐसे होते हैं जहाँ पे ये स्विच के भांति काम करता है। कभी एग्जाम में पूछ ले तो एक ये वाली कंडीशन है हमारे पास, जब V इनपुट कम है, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, कट ऑफ रीजन बोल रहे हैं। सेकंड सेचुरेशन हो गया, यहाँ पे ये किसकी भांति काम करेगा, स्विच के भांति काम करेगा। दोनों जगह स्विच है, यहाँ भी स्विच है और यहाँ भी स्विच है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एम्पलीफायर की तरह, एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। एम्पलीफायर अपन ने पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे एम्पलीफायर की तरह काम करता है। अब एम्पलीफायर इतना पढ़ना नहीं है क्योंकि वो अपने सिलेबस में है भी नहीं, एम्स में पूछे जाते थे। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है किसके ऊपर, ट्रांजिस्टर के ऊपर, इंपॉर्टेंट भी है। तो ट्रांजिस्टर यहाँ तक अच्छे से कर लेना, ये इक्वेशन वगैरह ध्यान में रख के करना। 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है, वो 2012 में यही पूछा गया था कि कहाँ पे ये जो ग्राफ दे दिया था और पूछा था कि कौन कौन से रीजन पे ये स्विच की भांति काम करता है। तो सिंपल सा कट ऑफ रीजन और सेचुरेशन कंडीशन। इस एक्टिव रीजन पे ये किसकी भांति काम करता है, तो एम्पलीफायर की तरह काम करता है। ये हो गया हमारा क्या, ट्रांजिस्टर खत्म, इंपॉर्टेंट है। ये सेमीकंडक्टर का थर्ड, ट्रांजिस्टर ऐसे स्विच भी यूज़ कर लिए अपन ने। अब अपने क्या गेट वगैरह बच रहे हैं, है ना, वो नंद गेट, नॉर गेट वगैरह वगैरह, तो वो एक छोटी सी वीडियो में अपन खत्म कर लेंगे। यहाँ तक ट्रांजिस्टर अच्छे से कर लेना, सारे फॉर्मूले भी और सारे कॉन्सेप्ट भी अच्छे से, क्वेश्चन फॉलो कर लेना। और क्या वो एम्स वाले क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे तुम्हें इसके ऊपर, कॉमन एमीटर के ऊपर। नीट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बहुत पहले से नहीं पूछे जा रहे थे, बाद में पूछे जाने लगे। 16 में तो पूछा गया है, 17, 18, 19 का मैंने देखा नहीं है, तो उसमें पूछे ही गए होंगे, पूछे ही गए थे, मैंने एग्ज़ाम दी थी तब तो पूछे ही गए थे। तो अच्छे से कर लेना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।